Hello there. Resistance is the new topic, new phenomena that we should be studying now. Resistance स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने पहले करंट के बारे में अच्छे से पढ़ा, आपने वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीटी के बारे में अच्छे से पढ़ा कि नहीं? क्योंकि जब तक हमें वो फिनोमिना क्लियर नहीं है रेजिस्टेंस को पढ़ने की कोशिश करना बेकार है। वो दोनों चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। उसके बारे में जब हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे तब हम रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन दोज टू थिंग्स, राइट? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पहले उस प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए और उसको जल्दी से स्टडी कीजिए वो क्या चीज़ है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है उससे पहले मैं ही आपको रिकैप करा देती हूँ। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो हमने पढ़ा था सबसे पहले चार्जेस के बारे में, कि जो चार्जेस होते हैं ना वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट? चार्जेस का मूव करना वही हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो चार्जेस होते हैं ना वो अपने आप मूव नहीं करेंगे, हमें उनको मूव कराने के लिए एक चीज़ करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना उतनी ज़्यादा स्पीड से चार्जेस फ्लो करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना तो उतना ही स्पीड से ना चार्जेस भी फ्लो करेंगे। कैसे? जैसे आपको ये एग्जांपल याद होगा, हमने क्या किया था, इस जार का पानी इसके अंदर हमें शिफ्ट करना था, तो हमने क्या किया, हमने इसको जितना ज़्यादा रेस किया, इस वाले जार को जितना ज़्यादा हम रेस करेंगे, हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों की हाइट में। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा उतनी स्पीड से जो पानी है ना वो इसके अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, क्या चीज़ बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। करंट का मतलब स्पीड बढ़ेगी, राइट? तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओम्स लॉ। जो साइंटिस्ट है ओम, उन्होंने हमें ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर, एक मेटलिक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, उसके 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिनके बीच में हम क्या क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर इज, यानी कि पीडी के बारे में बात की जा रही है। पीडी होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। एक चीज़ अगर कम हो गई तो दूसरी चीज़ भी उस पर जो डिपेंड करती है वो भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। स्पीड मतलब करंट, रेट है ना, वो भी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जितना ज़्यादा यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, राइट? आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। पासिंग थ्रू द सर्किट, कौन सा करंट? जो सर्किट के अंदर पास कर रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर है ना इम्पैक्ट डालता है करंट की स्पीड पर भी, राइट? तो इस चीज़ को हम एक बार फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझ आ गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस वही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो चार्जेस होंगे वो फ्लो करेंगे, राइट? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ेगा। तो फिर वही चीज़ ओम ने बताई हमें, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर। एक मेटलिक कंडक्टर हमने ली, उसके 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द करंट, यानी कि जो करंट है उसके, कौन से करंट के? पासिंग थ्रू द सर्किट, जो सर्किट के अंदर पास कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन एक कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इजी है ना डेफिनेशन याद करना? कम ऑन, इट्स इजी, है ना? अच्छा, नेक्स्ट हम समझते हैं कि फिर उन्होंने जो ये अपना लॉ दिया इसको उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया। उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या चीज़ होती है? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। जितना हमने वोल्टेज बढ़ाई उतना ही क्या बढ़ा? I। I मतलब
करंट इंक्रीज हुआ, V के बढ़ने से I बढ़ा। अब उन्होंने क्या किया, ये जो साइन लगा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इक्वल में। और हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसा कोई साइन कन्वर्ट करते हैं ना इक्वल में, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या लगा दिया उन्होंने, अपनी तरफ से कांस्टेंट लगा दिया R। और ये जो R है यही एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, यानी कि जो V है ना बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों के बढ़ने के बीच में ना एक चीज़ आती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ये जब आप फॉर्मूला देखते हैं, इसके साथ ही आपका नेक्स्ट फॉर्मूला रेडी हो जाता है, जिस पर आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इतना क्लियर है आपको क्या चीज़ था ये? नेक्स्ट समझते हैं। R इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी R नाम के कांस्टेंट को उन्होंने नाम दे दिया रेजिस्टेंस का, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस R। अच्छा, इसको हम डिनोट करें R से, ये भी हमें समझ आ गया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस है क्या चीज़, ये तो हमें समझ आ गया कि कांस्टेंट हमने लगा दिया, लेकिन इस कांस्टेंट को क्या हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या होता है कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस कैसी प्रॉपर्टी होती है। नाम से तो लग रहा है कि रेजिस्टेंस का मतलब हुआ किसी टाइप की कोई रुकावट है, कोई चीज़ है जो रोक रही है। हाँ, एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो नाम से हमें पता चल रहा है ना, रेजिस्ट करना, रोकना, वही होता है रेजिस्टेंस भी। ये कहते हैं रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, एक कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि ये ना रेजिस्ट करती है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो चार्जेस को फ्लो होने से रोकती है। अब ये कैसे रोकती है, क्या रुकावट होती होगी। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें और रेजिस्टिविटी ये दोनों इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम क्लियर करेंगे। बस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब चार्जेस फ्लो करते हैं ना बच्चा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उनके फ्लो करने के बीच में ना कभी आपस में टकराते हैं, या कभी ऐसा होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराते हुए उनकी स्पीड पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब वो हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं ना, तो उनकी स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ है ना एक चीज़ और होती है, उनकी स्पीड बढ़ने के साथ ना एक रुकावट होती है। जितनी स्पीड से वो जाएंगे ना, वो आपस में टकराएंगे। इसी को हमने रेजिस्टेंस नाम दिया हुआ है। इसमें हम इतना ही समझते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाले में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं। हमने इसे R से तो डिनोट किया, लेकिन इसको मेजर करने के लिए इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, हमने उन्हीं के नाम से ये एक साइन दे दिया हमने इसे, और कहा ओम। यानी कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो मैं कहती हूँ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरह से। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि V इक्वल्स होता है IR। इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V डिवाइडेड बाय I। तो I को जब मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊँगी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V अपॉन I। अच्छा, V के तो हमने और भी फॉर्मूले देखे हैं, जैसे V इक्वल्स W अपॉन Q, फिर हमने Q के भी फॉर्मूले देखे हैं। तो ये सारे फॉर्मूले प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जल्दी इनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब आते हैं हम, जब हम ये लिखते हैं ना, तो अब इसको थोड़ा सा इनकी यूनिट्स के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ ओम, है ना, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में। वोल्ट को हमने मेजर किया, सॉरी वोल्टेज यानी पीडी को हमने मेजर किया वोल्ट में। हमने करंट आई को किसमें मेजर किया, एम्पियर में। और सबके आगे हमने 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत थी 1 ओम को डिफाइन करने की। तो 1 ओम होता क्या है, हम कहते हैं 1 ओम वो होता है अगर किसी मेटलिक कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पीडी है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो 1 ओम का ही होगा। डिफाइन कैसे किया गया, 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कहा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट, और उसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो है 1 एम्पियर का, तब हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। इतना क्लियर है। इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट हम नेक्स्ट कवर करें।
आई होप आप नोट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। रेजिस्टेंस का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जरूरी है, समझना है हमें कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो क्या कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट थिंग आती है, जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। फिर से वही भारी भरकम वर्ड आ गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी ना वायर की तो उसका रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वायर की लेंथ से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वायर की लेंथ अगर बढ़ा दी हमने, है ना, ये देखिए वायर की लेंथ ज्यादा है, ऐसे में जब चार्जेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करेंगे तो क्या होगा? उनके टकराने की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ेगी? टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा यानी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी मतलब उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तभी स्पीड कम हुई है। सेकेंड थिंग है, वही लेंथ अगर हमने छोटी रखी तो फिर क्या होगा? हाँ, इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्जेस थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ पर वायर की लेंथ ज्यादा थी, मतलब हमने रास्ते को लंबा कर दिया। जितना लंबा करेंगे उतना ही ज्यादा हमें टाइम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करके आने में, उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा है चार्जेस को भी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आने में। अब ऐसे केस में हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि रुकावटें ज्यादा है ना। और वही चीज अब हमने क्या किया, हमने वायर की जो लेंथ थी ना उसको छोटा कर दिया। लेंथ छोटा किया तो हाँ, थोड़ा सा इन कंपैरिजन हमें टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा यानी कि रेजिस्टेंस थोड़ा, यानी रुकावटें थोड़ी सी कम हो गई। वही चीज इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताई है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा इंक्रीज होता है अगर लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा अगर लेंथ भी डिक्रीज होगी। इजी। सेकेंड पॉइंट कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अब ये क्या चीज होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज का डिक्रीज होना। अब ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मेटलिक कंडक्टर यानी वायर। अब ये क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है वायर की विड्थ, वायर की चौड़ाई। वायर कैसी होती है एक्चुअल में? अगर आप ध्यान देंगे तो वायर ना एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है ना। तो इसका जो एरिया होता है ना, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसी को इन्होंने कहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटलिक कंडक्टर। यानी कि अगर हम इस कंडक्टर की ना क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज किया? हम इसकी मोटाई बढ़ा दी। अगर हम इसकी मोटाई बढ़ा देंगे तो ऐसे में जो चार्जेस है ना उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में रुकावटें कम मिलेंगी। क्यों रुकावटें कम मिलेगी? क्योंकि अब उसके पास चौड़ा रास्ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कार के पास अब रास्ता थोड़ा सा चौड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो रुकावटें थोड़ी सी कम हो गई ना। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कम कर देंगे यानी कि विड्थ जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावटें बढ़ेंगी। ये आपका सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ। यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट बताए गए हैं। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन विड्थ के बढ़ने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि विड्थ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और रेजिस्टेंस विड्थ के कम होने से बढ़ जाएगा। यही चीज इन्होंने हमें सेकंड पॉइंट में बता दी। विड्थ को अब हम नए नाम से जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। हमें यहाँ पर विड्थ की बजाय जो यूज करना है टर्म वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। अच्छा, थर्ड फिनोमिना भी है यहाँ पर। वो क्या कहता है? टेम्परेचर। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इन तीनों कंडीशन के अलावा भी एक फोर्थ कंडीशन है जिस पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब वो कंडीशन क्या है? उसे हमने नाम दिया हुआ है नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है ना वो भी अलग अलग टाइप की होती है।
जैसे कि हम बात कर सकते हैं कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, आयरन की, है ना, अलग अलग टाइप के मेटलिक कंडक्टर है। इन सब की ना एक अलग अलग टाइप की नेचर होती है। कोई अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देता है, यानी कि चार्जेस को फ्लो इजीली होने देता है, और कोई ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ज्यादा रिजिड होता है। तो ऐसे केसेस में ना हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसकी लेंथ या विड्थ घटा बढ़ा के जितना कर सकते थे कर लेंगे। उसके बावजूद भी ना वो जिद्दी है अपने नेचर को लेकर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना वो उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वायर लिया, हमने सेम लेंथ के 2 वायर लिए। कौन कौन से सेम लेंथ के 2 वायर लिए? हमने एक ले लिया वायर, लेट्स से सिल्वर का ले लिया, ठीक है। एक वायर इसी लेंथ और इसी विड्थ का हमने ले लिया नाइक्रोम का, राइट। अच्छा, अब अगर हम चेक करेंगे ना, इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट पे, और इसको भी कनेक्ट करेंगे सर्किट से, तो फिर हमें यहाँ पर इन केसेस में तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेंगे, रेजिस्टर चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है। दोनों की लेंथ विड्थ सेम होने के बावजूद भी ना इसके अंदर रेजिस्टेंस कम ही मिलेगा। टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा, ऐसा नहीं कि हमने टेम्परेचर घटा बढ़ा दिया। तो वो जिस चीज़ पर डिपेंड करता है ना, वो एक्चुअल में इसका अपना नेचर है। ये नाइक्रोम का बना है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, सिल्वर का बना है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए सिल्वर को बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट। सिल्वर है, या फिर आप एल्यूमिनियम लेते हैं, या फिर आप लेते हैं कॉपर। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देती है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसके साथ ही हमारा रेजिस्टेंस का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, देन विल कम टू दी न्यूमेरिकल्स पार्ट। ऑलराइट गाइस, तो हमें नेक्स्ट फिनोमिना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, विच इज़ रेजिस्टिविटी। क्या चीज़ होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लग रहा होगा कि ये तो एक जैसे हैं, बट देयर इज बिग डिफरेंस। छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, हम उसे डिनोट कर रहे थे लेटर आर के साथ, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, हमने इसके लिए एक दूसरा लेटर यूज़ किया है। फिलहाल आपको ये पी लग रहा है, हम इसे पी लिख सकते हैं, बट ये एक्चुअल में कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, रो की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है ये, ठीक है। तो क्या होता है रेजिस्टिविटी? इसको समझने के लिए हम रेजिस्टेंस को रिकॉल करते हैं। हमने बात की थी कि जो रेजिस्टेंस है ना, वो एक तरह की रुकावट होता है। कैसी रुकावट? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, जब चार्जेस फ्लो कर रहे थे ना, तो रास्ते में वो आपस में टकरा जाते थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता था। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होता था उतना कम करंट होता था। और अगर हम रेजिस्टेंस को किसी तरह से कम कर देते थे तो करंट भी अच्छा सा फ्लो होता था, करंट बढ़ जाता था। तो ये चीज़ तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी थी। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। क्या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए? हमने उनके फैक्टर्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। कैसे फैक्टर्स? हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लेंथ बढ़ने के साथ साथ, लेकिन जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो यहाँ हमने लेटर यूज़ किया है ए। ए का मतलब विड्थ है ना, किसकी विड्थ? वायर की, जिससे अब हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है ना, अगर वो बढ़ेगा तो फिर हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि तब फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस टर्म को हमने नाम दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शन का। अब ये जो दो हमारे पास फैक्टर्स आए थे ना, लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया तो यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस, ये वाला लाइक जो साइन था सेम रहा हमारा, यहाँ पर एल अपॉन ए हो गया। दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। अच्छा, जब हमने इनको कंबाइन किया तो अब हमने ये साइन भी हटा दिया। जब हम ये साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, एज वी डिस्कस्ड।
तो कौन सा कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने यहाँ पर एक रो नाम का एक कांस्टेंट लगा दिया, तब ये इक्वल में कन्वर्ट हो गया साइन, ठीक है। ये साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया, जिसको हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो L पर डिपेंड करता है, वो A पर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, जिसका नाम हमने रख दिया P या फिर रो या फिर रेजिस्टिविटी। यही है वो लेटर जो हमें बताएगा कि ये रेजिस्टिविटी है, राइट। क्या चीज़ होती है रेजिस्टिविटी? हमारा जो रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ लेंथ और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। उसके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे, हमने मैथमेटिकली फॉर्म अंडरस्टैंड की कि क्या हो सकता है वो, उसको हमने नाम दे दिया लेटर P, यानी कि हमने उसे कह दिया रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी कैसे हम डिफाइन करें? हम कहते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में इट इज़ डिफाइंड as the resistance offered by the material per unit length। मतलब एक मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर यूनिट की लेंथ का है एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हो, या फिर हमें उसकी विड्थ के बारे में पता है, यानी कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ का और पर्टिकुलर विड्थ का अगर हमारे पास एक व्हाट वी कॉल कंडक्टर है, तो फिर हम उसके अंदर जो अपोज करने वाला रेजिस्टेंस है ना उसको अगर हम चेक करेंगे, वही हमारी रेजिस्टिविटी है। फिर से समझें क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमने कंडक्टर ले लिया जो पर्टिकुलर एक यूनिट का है, मान लीजिए 1 यूनिट लेंथ का हमने एक कंडक्टर लिया, 1 यूनिट लेंथ हमने उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की ले ली, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया हमने क्रॉस सेक्शन का ले लिया। अब इससे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उसी को हमने नाम दे दिया है रेजिस्टिविटी का। अच्छा, रेजिस्टेंस जो था उसे हम R से डिनोट करते थे, लेकिन रेजिस्टिविटी को हमने P से डिनोट किया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसकी SI यूनिट भी थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना, किसका? ओम का ही सारा का सारा रेजिस्टेंस का ही डिस्कशन हो रहा है लेंथ की फॉर्म में। तो वैसे ही हम कहते हैं इसकी जो SI यूनिट है वो भी लेंथ की फॉर्म में ही होगी, वो होगी ओम मीटर। ओम मीटर के लिए हमने ओम के आगे मीटर का ये साइन M यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये बन गया ओम मीटर। क्या चीज़ है ये रेजिस्टिविटी का ही जो है SI यूनिट है। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी अगर हमें अच्छे से समझ आ गई है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है या फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से छोटे छोटे से ना क्वेश्चंस आते हैं जो कि MCQs की फॉर्म में आते हैं, तो ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग है, ये जो रेजिस्टिविटी है ना ये चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक कंडक्टर का खुद का बिहेवियर है ना। जैसे नेचर ने पहले से जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन एलिमेंट्स की ना रेजिस्टिविटी हमें पहले से पता है कि इसके अंदर इतनी रेजिस्टिविटी है और इसके अंदर इतनी रेजिस्टिविटी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम सेम लेंथ की वायर ले लेंगे, 2 अलग अलग मेटल्स की बनी हुई अलग अलग एलिमेंट्स की, तो भी उन दोनों के अंदर ना जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो अलग अलग होगा। इसी वजह से हम कहते हैं जो रेजिस्टिविटी है ना वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। किस पर? ना तो उसकी लेंथ से उस पर फ़र्क पड़ेगा, ना ही उसकी विड्थ से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमने कहा जो रेजिस्टिविटी है ना डज नॉट चेंज विद L एंड A। L का मतलब मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है लेंथ, A इज़ फॉर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्लियर? सेकेंड थिंग, हाँ, ये जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी को हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हमने इसको मेजर किया, हमने चेक किया कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किन कंडक्टर्स की होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी का मतलब जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना अच्छा करंट फ्लो करेगा। तो अभी हमने जब बात की थी हमने बताया था कि हम यूज़ करते हैं कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ना जो करंट का फ्लो होगा वो उतना ही अच्छे से होता है। तो कितनी इसकी रेंज होती है? हम कहते हैं मेटल्स एंड एलॉय, इनकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻8। देखिए, पावर अगर -8 ओम मीटर में है तो उसका मतलब ये बहुत कम वैल्यू है। फिर
10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक की रेंज होती है इसकी। किसकी? मेटल्स की और अलॉय की, क्योंकि जो मेटल्स होती है वो तो बेस्ट कंडक्टर्स होती है, लेकिन जो अलॉयज़ होती हैं वो भी थोड़ा बहुत कंडक्ट कर सकती है, थोड़ा बहुत। लेकिन हमें ये भी पता है कि इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी कि उनके अंदर तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है ना। तो कितना रेजिस्टेंस है? ज़्यादा रेजिस्टेंस है। देखिए 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर, यानी उनके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है तो उनके अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस है। आप देखिए 10 के आगे आप कितने ज़ीरो लगाएंगे? 11 ज़ीरोज़ आप लगा दीजिए, इतना सारा ओम मीटर का रेजिस्टेंस उनके अंदर होता है। जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, राइट। तो इंसुलेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस होता है, तभी उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। अच्छा, लेकिन अगर मेटल और अलॉय को हम कंपेयर करेंगे तो जो मेटल्स होती है वो तो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, लेकिन जो अलॉयज़ होती है ना उनके अंदर जो कंडक्शन हम कह सकते हैं या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं वो ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है जिस मेटल से वो कॉन्स्टिट्यूट होती है ना, जिस मेटल की बनी है वो अलॉय। अलॉय वैसे क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 1 और 2 मेटल्स, मोर देन 2 मेटल्स को मिक्स करके हमने जो नई चीज़, जो नया कंपाउंड प्रिपेयर किया, जो मिक्सचर प्रिपेयर किया, वो मिक्सचर कहलाता है हमारा अलॉय। लेकिन ये जो अलॉय होता है ना, ये जिस मेटल से बना होता है ये उस मेटल जैसा बिहेव नहीं करता, यानी कि उस मेटल की तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस अगर कम था, तो ऐसे केस में उसका जो अलॉय होगा ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मेटल के अंदर कम और अलॉयस के अंदर ज़्यादा। ठीक है, दे आर मेड विद ओके लो रेजिस्टिविटी, वी हैव ऑलरेडी डन। इसके साथ ही हमारा रेजिस्टिविटी का ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और हमारा एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं ये भी जल्दी से। हमने यहाँ तक समझा अच्छे से कि जो रेजिस्टेंस है ना वो PLA इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, हम इसे P भी लिख सकते हैं, PL/A। अगर हमें यहाँ पर रो यानी कि हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिस्टेंस को एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं लेंथ से, R/A/L। ये फॉर्मूला भी आप नोट कीजिए क्योंकि हमें इसके भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। Hey guys, it's time to start numericals now. So let's just go through all the formulas first we have learned so far. हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं those are written here. फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q का, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता है और हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और आपसे कहा जाए कि आप काउंट करके बताओ कि टोटल कितना चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन है, उस पर बताइए कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑन दी 1 इलेक्ट्रॉन पर। कितना होता है वैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? पढ़ा था हमने, बहुत कम होता है ना, छोटा सा होता है। कितना होता है? 6 × 10⁻⁻19, ऐसा कुछ था ना, 1.6 था आई गेस। हाँ 1.6 × 10⁻⁻19, इतना छोटा सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हम कहते हैं कि इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ये किसी न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो वी शुड नॉट लीव इट। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट का। करंट क्या होता है? Q/T। Q यानी कि चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हम करंट को स्पीड मानते हैं। किसकी स्पीड? चार्जेस की स्पीड। जिस स्पीड से चार्जेस फ्लो करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। फिर हमने पढ़ा था V, या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन से रिलेट करते हैं। कितना वर्क डन किया, किस पे वर्क किया हमने चार्जेस को मूव करने पर वर्क किया, तो हम कहते हैं V = W/Q। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी, कि जो V होता है ना वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल भी कह सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी वाले केस में भी एक फॉर्मूला पढ़ा है।
क्या फॉर्मूला है वो, कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी अगर मुझे पता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी एरिया से, डिवाइड करूँगी लेंथ ऑफ द वायर, तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है PD अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट। अच्छा, जो टर्म्स हमें समझ आती जाएगी, हमारा काम है हम उनको नोट करते जाएं। ठीक है, क्या चीज़ बताइए इन्होंने, 12 वोल्ट का क्या है, PD है। PD को आप क्या कहते हैं, PD यानी कि वोल्ट हमें पता है, V पता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। हाउ मेनी जूल्स, हाउ मेनी जूल्स मतलब जूल्स क्या चीज़ होती है, जूल्स होता है W, वर्क होता है ना, या एनर्जी आप जूल्स में काउंट करते हैं, हमें W नहीं पता, बताना है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट, ये कहते हैं कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा 1 कूलम पास एंड 1, अच्छा इन केस जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, अगर 1 कूलम के चार्जेस फ्लो होंगे तो चार्जेस 1 कूलम के हैं, तो उसका मतलब हमें क्या चीज़ पता है, हमें Q पता है। Q कितना है, 1 कूलम है। अच्छा, सेकंड केस में इन्होंने 5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, तो हम दोनों केसेस में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, W निकालना है 2 केसेस में। कौन कौन से केसेस में, Q1 अगर पहले देखिए हमारा फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला था V इक्वल्स W अपॉन Q, राइट। तो W की वैल्यू हो जाएगी V इंटू Q, तो हमारे फॉर्मूले आ गए V इंटू Q1, V इंटू Q2। यहाँ से हमें पता चला V यानी कि 12 इंटू 1, ये हो गया हमारे पास 12 जूल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, V यानी कि 12। सेकेंड केस में हमारे पास कितने कूलम चार्जेस हमने फ्लो कराए, 5 कूलम चार्जेस, तो ये आ गया 60 जूल। इजी था ना। अगर आप साथ साथ अपनी सारी चीज़ें नोट करते जाएंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में कुछ मुश्किल नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए आपके पास V था, आपके पास Q था, V और Q से जब हम एनर्जी निकालने का, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला वी हैव, V इक्वल्स W अपॉन Q। आप यूज़ करेंगे, फॉर्मूला इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन 10 सेकेंड्स अ चार्ज ऑफ 25 कूलम leaves a battery and 200 joule of energy delivered to an outside circuit। अब हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले टाइम देखिए लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स का, तो नोट करते जाते हैं साथ साथ। हमें पता चला टाइम कितना, 10 सेकेंड्स का, और क्या पता चला, चार्ज ऑफ 25 कूलम, कूलम है ना, यानी कि हमें क्या पता चल गया, Q भी पता चल गया, कितने कूलम का, 25 कूलम का, है ना। एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कितनी जनरेट हुई है, एनर्जी मतलब क्या होता है, W होता है ना, कितना W जनरेट हुआ, 200 जूल का जनरेट हुआ, राइट। अब ये कह रहे हैं टू एन आउटसाइड सर्किट में हमने इतनी एनर्जी दी, हमने 25 कूलम के जो चार्जेस थे ना फ्लो कराए, कहाँ कितने टाइम के लिए फ्लो कराए, 10 सेकेंड के लिए फ्लो कराए, ठीक है। और कितनी एनर्जी दी, 200 जूल एनर्जी दी। कहते हैं अब आप ये बताओ व्हाट विल बी PD, व्हाट विल बी करंट। तो देखिए PD निकालने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, V का फॉर्मूला है W अपॉन Q, V यानी कि PD, राइट। V का फॉर्मूला W अपॉन Q है, क्या हमें W पता है, बिल्कुल पता है। W है हमारे पास 200 जूल का, Q कितना है, Q दिया हुआ है 25 कूलम का, तो V तो आ गया ना 8 वोल्ट का, हमें PD पता चल गया 8 वोल्ट का। सेकेंड केस में इन्होंने पूछा व्हाट विल बी करंट, करंट निकालना है, करंट यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें I कैलकुलेट करना है। अब I का फॉर्मूला पता है क्या हमें, I का फॉर्मूला तो सिंपली है Q डिवाइडेड बाय T, तो आप निकाल दीजिए कैसे, Q अपॉन T। Q कितना था, Q है हमारे पास 25, और हमने 10 सेकेंड्स के लिए इनको हाँ, तो ये आ गया आपके पास 2.5 एम्पियर। गाइस जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इतनी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है ये लिखने में और समझने में। अगर आपने यही चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की ना, तो फिर आप भूल जाएंगे कि आपको ये मिली क्या चीज़ें हैं, तो फिर फॉर्मूले कभी रिकॉल नहीं हो पाएंगे। बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिए कि कूलम है तो आपको चार्जेस पता है ना, सेकेंड्स है तो आपको टाइम पता है, जूल है तो यानी आपको क्या पता चल चुका है, आपको वर्क डन पता चल चुका है, यानी W पता चल चुका है।
यूनिट्स याद है ना, तो फिर आधा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर्मूले तो फिर हमें याद करने ही करने हैं, ठीक है। इतना काम बहुत मस्त है, इतना कीजिए, उसके आगे सब चीज़ें ईजी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन कहते हैं अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रेजिस्टर। अब जो चीज़ें हमें इस स्टेटमेंट से समझ आ गई उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या गिवन है, अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर गिवन है, यानी कि हमारे पास अब की बार जो आई की वैल्यू गिवन है ना, करंट मतलब आई कितना है, मिली एम्पियर की फॉर्म में है। लेकिन मिली एम्पियर में तो हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, हम तो एम्पियर में कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। मिली का मतलब होता है 1000 से डिवाइड करना, तो हम कर देंगे इसको 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर, है ना। ये आ चुका है हमारा करंट। मिली एम्पियर अगर है ना, तो मिली का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रेजिस्टर। रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि आर के बारे में बात कर रहे हैं। कितना आर है, 4 किलो ओम। अब ये किलो का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी किलो है ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है वो 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 400 ओम। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, आपको आई पता है, आर पता है। आई आर वाला फॉर्मूला होता क्या है, आई और आर का प्रोडक्ट बनाता है पोटेंशियल डिफरेंस वी। फॉर्मूला देख लीजिए, पूछा भी इन्होंने वही है, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द रेजिस्टर। इसका पीडी कितना होगा, तो हम जानते हैं कि पीडी यानी कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। 400 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो ये हो गया 800 और यहाँ पे हो गया डेसिमल, है ना। 800 की बजाय 80, और क्योंकि पीडी है, पीडी तो वोल्ट में होता है, तो हमने इसे वोल्ट में मेजर कर दिया, इजी। फिर से देख लेते हैं, मिली एम्पियर गिवन था, यानी कि करंट गिवन था, हमने आई की वैल्यू लिख दी। फिर क्या पूछा इन्होंने, रेजिस्टर दे दिया। कितना रेजिस्टर दिया हुआ है, 4 किलो ओम का। 4 किलो ओम का मतलब हुआ 400 ओम। अच्छा, 400 ओम पता है हमें, आई पता है। आई और आर का प्रोडक्ट ही हमारा वी होता है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू गॉट द वैल्यू 80 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं अ पीडी ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। एक वायर है जिसमें पीडी हमें चाहिए होता है 10 वोल्ट का। अगर उसमें हमें इतना करंट फ्लो कराना हो, मान लो एक वायर है जिस वायर के अंदर हमें करंट फ्लो कराना है, कितना करंट है ना, एम्पियर यानी करंट, तो आई की वैल्यू इज गिवन टू बी 0.02 एम्पियर। इतने एम्पियर की वैल्यू दी हुई है करंट की, और इसके लिए हमें कितना पीडी क्रिएट करना पड़ता है, हमें पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी की वैल्यू गिवन है, वो है 10 वोल्ट की। क्या हमें वी और आई के कॉम्बिनेशन से थर्ड कॉन्सेप्ट याद आता है, क्या हम आई को आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है आर के लिए, हम जानते हैं वी इक्वल्स आई आर, तो इसका मतलब हुआ हमें आर निकालना है तो वी अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है, वो कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है आगे, व्हाट पीडी इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। कहते हैं अब मुझे ना करंट बढ़ाना है, कितना करंट करवाना है, करंट मुझे चाहिए 250 मिली एम्पियर। ये 0.02 एम्पियर था ना, इससे मुझे 250 मिली एम्पियर चाहिए। अब आप बताओ कि पीडी कितना चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें पता है कि यहाँ से जब मुझे आर मिल जाएगा ना, तभी तो मुझे पीडी निकालने में हेल्प मिलेगी। कैसे, देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें निकालना था पीडी। पीडी हमें यहाँ नहीं पता, यहाँ पे हमें सिर्फ आई पता है। कितना आई पता है, 250 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर में। अभी हमने सीखा कि इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड इट बाय 1000, तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 250 बाय 1000, ये एम्पियर के फॉर्म में हो गया हमारा आई का कन्वर्जन। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ से आर मिल जाएगा तो आर की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ ना पीडी निकालने के लिए, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आर निकाल लेते हैं। आर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नहीं डिवीजन ऑफ वी अपॉन आई ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.02,
आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए या यहाँ पर लाकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो r की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 0.02। हमें PD निकालना है, PD यानी कि I और R निकालना है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। I इंटू R, I कितना है, I इज़ 250 अपॉन 1000, दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 0.02, ऐसे करना है ना, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, V ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म ना, सॉरी 4 पे ये क्या, अब ये हो गया 10 बाय 0.08। इसको डिवाइड करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ PD, आई थिंक 125 आएगा ना, क्योंकि ऊपर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मुझे सारा रब करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 0.08 यानी कि 1 2 3, हाँ 125 वोल्ट आ जाएगा हमारा आंसर, इजी। तो ये कैलकुलेशन होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। I'll come back to you guys once again tomorrow with new numericals and we will learn more concepts again. Till then, goodbye, keep enjoying.